हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो हिस्ट्री का वीडियो है और जो इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको बीपीएससी में साथ साथ बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ साथ जो नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह जो टॉपिक है जो एंशिएंट हिस्ट्री का, उससे आप समझ के आप इस वीडियो को आसानी से देखेंगे और इसे याद भी रखेंगे। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए मैं अभी जो वीडियो लेके आया हूं यह वीडियो मगध का उत्कर्ष है और इससे जो पहले की जो जानकारी हमें बिहार के बारे में मिलती है वो हमें कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनके बारे में मिलती है। उनका जो स्टोन एज के समय जो जगह था जहाँ से हमें बहुत सारे चीज़ पुरातात्विक खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं, उन सब के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जो मैं इस वीडियो के बाद जस्ट उसे ही लेके आऊँगा जिससे आपकी समझ बनी रहे। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, उसके बाद इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है उसको हम समझते हैं और इसे एक समझ बनाने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सुनते हैं इस और वीडियो को देखते भी हैं। चलिए क्या है, मगध का जो सबसे प्राचीन वंश है वह, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है कि कौन से वंश थे, लेकिन मगध पे जो सबसे पहले जो बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी, इसके बारे में इसकी जानकारी हमें महाभारत यानी जो जय संहिता, महाभारत को हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। जो मगध भी एक ऐसा क्षेत्र था जो महाभारत की घटना घटी थी उससे पहले, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उससे पहले महाभारत में मगध के बारे में जिक्र किया गया है। तो उस समय बताया गया है कि मगध के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ थे और इसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है और महाभारत को हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो जरासंध जो थे, जरासंध का जो जिक्र हुआ था वो महाभारत में हुआ था और महाभारत में बताया गया था कि भीम के साथ जरासंध का द्वंद्व युद्ध होता है। तो वहां से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है महाभारत के समय। इससे भी हमें प्रमाण मिल जाता है कि जो मगध का उत्कर्ष जो था वो महाभारत के समय था। तो क्या है कि जरासंध जो था वो कौन था, तो यह बृहद्रथ का पुत्र था और इसका युद्ध किसके साथ होता है, तो इसका युद्ध भीम के, यानी जो पांडव होते हैं, पांडव में एक भीम थे, पांचों भाइयों में एक भीम थे जो सबसे बलशाली शक्तिशाली थे, उन्हीं से जरासंध का युद्ध होता है जिसे हम द्वंद्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध महाभारत जो कुरुक्षेत्र के रण में हुआ था उससे पहले यह युद्ध होता है। तो इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बस कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी महाभारत बुक से, यानी महाभारत जो हमारा काव्य है उससे इसकी जानकारी हमें कुछ ना कुछ मिल जाती है। उसके बाद वास्तविक रूप से हम कहें तो मगध का उत्कर्ष जो होता है कब होता है, जब हर्यक वंश मगध में आते हैं तो वहीं से सिस्टम के तौर पे मगध का उत्कर्ष होता है और यह कंटिन्यूअसली मगध का विकास और मगध का जो प्रसार नीति होता है वो चलते रहता है। तो यहाँ पे समझिए कि मगध का जो क्षेत्र था वो कहाँ था, तो ये गंगा के जो दक्षिण वाले क्षेत्र थे, यानी बिहार का जो बोला जाता है, बिहार का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र था गंगा का, वो क्षेत्र जो था वो मगध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और जो उत्तर का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र विदेह के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी जिक्र महाभारत में किया गया है कि गंगा के उत्तर में विदेह क्षेत्र था और गंगा के दक्षिण में मतलब मगध क्षेत्र था। तो ये बिहार के मैप के हिसाब से है। उसके बाद
समझिए कि 6ठी ईस्वी पूर्व बौद्ध रचनाओं, यानी हमें जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमें कुछ जानकारी मिलती है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है उनसे जानकारी मिलती है। तो उसमें बताया गया है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मतलब जो भारत का जो क्षेत्र था, उत्तर क्षेत्र था, उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र था, इसमें बताया गया था कि 16 महाजनपद और 10 गणराज थे। ये हमें बौद्ध की जो रचनाएं थी उनसे हमें प्राप्त होती है। और इसका जो विस्तृत जो इसकी जो चर्चा की गई है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो 16 महाजनपद का उदय होता है और इन सब जनपदों में मगध एक ऐसा साम्राज्य बन के उभरता है जो इन पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें से 3 महाजनपद जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में होते हैं। एक मगध होते हैं, एक बज्जी होते हैं और एक अंग होते हैं। अब देखिए ये मगध कौन था? तो ये मगध गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र जो पटना, गया, जो राजगीर वगैरह, बिहार शरीफ का जो क्षेत्र था, ये सब मगध के क्षेत्र में था। बज्जी जो था ये कौन था? तो ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था ये बज्जी क्षेत्र में था। उसके बाद अंग, तो अंग जो था ये भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र था यह अंग गणराज्य में महाजनपद में था। तो बिहार में 3 ऐसे महाजनपद का जिक्र किया जाता है। बिहार के जो क्षेत्र थे उसमें 3 महाजनपद होते हैं, लेकिन इन जनपदों के अलावा जो और जनपद होते हैं उन जनपद को बिहार के जो मगध का जो क्षेत्र होता है वहाँ के जो शक्तिशाली राजा होते हैं इन सबको अपनी विस्तार नीति के अंतर्गत अपने अंडर कर लेते हैं। चलिए, हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के द्वारा किया गया था। यानी हर्यक वंश की गद्दी पर जो बैठने वाला व्यक्ति प्रथम था वो कौन था? तो बिंबिसार था। और इन्होंने 544 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उस समय इसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी और इन्होंने क्या किया? विस्तारवादी नीति अपनाया। विस्तारवादी नीति में इनका जो प्रमुख था वो क्या था? तो इन्होंने क्या किया? जो शादी प्रक्रिया जो होती थी उसके हिसाब से ये क्या करते थे कि जो दूसरे महाजनपद होते थे उन क्षेत्र की जो राजकुमारी होती थी उनसे शादी करते थे और उसे अपने क्षेत्र में मिलाते थे। तो 15 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठते हैं और जो बिंबिसार होते हैं वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक मगध की गद्दी पर बने रहते हैं। इन दरमियान इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए उनका हम उल्लेख करते हैं यहाँ पे। देखिए, इनकी विस्तारवाद नीति में मैंने बताया कि इनकी वैवाहिक नीति थी वो प्रथम थी और वैवाहिक नीति के अंतर्गत इन्होंने 3 महाजनपद के क्षेत्रों में शादी किए थे। और उसमें से सबसे पहला जो था वो कोसल की राजकुमारी कोसला देवी, यानी जो काशी के भी नाम से जाना जाता है, कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से इन्होंने प्रथम शादी किया और कोसल के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। उनसे दोस्ती करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद क्या था? बज्जी गणराज्य के जो राजा चेटक थे, इन चेटक की पुत्री चेल्हना, ये चेल्हना से भी दूसरी शादी करते हैं। और तीसरी शादी जो मध का क्षेत्र पंजाब में पड़ता है, इस क्षेत्र की राजकुमारी जो क्षमा होती है उनसे तीसरी शादी करते हैं। तो इन शादियों के मतलब वैवाहिक नीति के हिसाब से ये क्या करते हैं? अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो राजकुमारी कोसला देवी है, इन्हीं के गर्भ से इनका जो पुत्र होता है अजातशत्रु, इन्हीं के गर्भ से जन्म लेते हैं और
उसके बाद जो चिल्हना होती है, ये चिल्हना के गर्भ से जो पुत्र होते हैं इनके वो कौन होते हैं, तो हल और बेहल इनके गर्भ से होते हैं, जो जिनका नाम है जिक्र किया गया है। और जो मगध के जो राजकुमारी होती है उनके क्षेमा के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि विस्तारवादी नीति में मैंने बताया कि इन्होंने तीन क्षेत्र के तीन जो महाजनपद थे उनकी राजकुमारियां से शादी कर ली। अब राजकुमारी में मैंने बताया कि कौन, कोसला देवी जो कोसल की होती है, उसके बाद बज्जी गणराज की चेटक और मध की राजकुमारी क्षेमा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग राज पर इन्होंने चढ़ाई किया, यानी जो अंग जो मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र का जो महाजनपद अंग था उस पे ये चढ़ाई करते हैं। और चढ़ाई करने के बाद वहाँ के जो राजा होते हैं ब्रह्मादत्त, उनकी हत्या करके वो क्या करते हैं कि अंग को मगध में मिलाते हैं। तो मगध के अंतर्गत अंग आ जाता है और मगध का फैलाव पूर्वी क्षेत्र में अंग तक हो जाता है। अंग जो महाजनपद था वो चंपा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, ये ब्रह्मादत्त की हत्या करके अंग को अपने राज्य में मिला लेते हैं और अवंती पर भी ये आक्रमण करते हैं। अवंती जो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का यह जो जगह था अवंती, तो अवंती पे इन्होंने आक्रमण किया और वहां के राजा चंद्र प्रदोत महासेन जो होते हैं, चंद्र प्रदोत महासेन के साथ ये युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के बाद इस युद्ध में इन्हें विजय नहीं मिलती है, अनिर्णित यह युद्ध समाप्त होता है। तो इन्होंने जो प्रदोत जो अवंती के राजा होते हैं उनके साथ ये दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं इन्हीं के समकालीन जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन इनके समकालीन होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो हमें याद रखने वाला बिंदु है वो क्या है कि जो अंग के राजा ब्रह्मादत्त की हत्या किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। उसके बाद अवंती पर इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन अवंती पर ये युद्ध नहीं जीत पाए, यह युद्ध अनिर्णित निकला और जो अवंती के राजा होते हैं उनसे ये दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद ये अवंती के जो राजा होते हैं उनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। जीवक कौन होता है, तो हर्यक वंश में एक चिकित्सक होता है जीवक, जो बिंबिसार का चिकित्सक होता है। इन्होंने क्या किया कि दोस्ती जब इन्होंने अवंती के राजा से किए, तो जब प्रदोत बीमार थे तो उनके इलाज के लिए ये अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजते हैं। उसके बाद इस राजवैद्य जो जीवक होते हैं इनको बुद्ध और बुद्ध के जो बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके भी सेवा में जीवक तत्पर रहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जीवक किसके दरबारी राजवैद्य थे, तो ये बिंबिसार के थे। और जीवक को कहाँ भेजा गया था, बिंबिसार के द्वारा किस महाजनपद के राजाओं के राजा के इलाज के लिए भेजा गया था, तो वो अवंती के राजा के इलाज के लिए इन्हें भेजा गया था। उसके बाद मैंने बताया कि बिंबिसार के जो राजवैद्य जीवक थे इनको इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी इन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने भेजा था। ये था हमारा बिंबिसार। बिंबिसार का जो मुख्य कार्य इन्होंने किया था वो रिलेटेड था। अब क्या होता है, ये जो कोसला देवी की जो पुत्र कुनिक होता है, जिसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, ये अपने पिता की हत्या करके और बिंबिसार की इन्होंने हत्या की और हत्या करके इन्होंने क्या किया, मगध की गद्दी पे बैठ गया। देखिए अजात शत्रु का नाम कुनिक भी होता है और ये 492 ईस्वी पूर्व क्या करते हैं, ये करते हैं हत्या
493 ईस्वी पूर्व और 492 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पे बैठते हैं और 460 ईस्वी पूर्व तक यह मगध की गद्दी पे बने रहते हैं, जिसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और जैन ग्रंथ के अनुसार इस पूरे वंश को ही पितृहंता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। अब अजातशत्रु कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे? तो इन्होंने काशी के राजा प्रसेनजीत से इन्होंने युद्ध किया। अब देखिए ये क्या था, जो कौशल क्षेत्र का जो जब कौशला देवी की मृत्यु होती है तो कौशल के जो राजा होते हैं प्रसेनजीत, वो अपने क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लेते हैं। तो अजातशत्रु क्या करते हैं, फिर से इस क्षेत्र पर चढ़ाई करके और कौशल को क्षेत्र, कौशल या काशी जो होता है उस क्षेत्र को जीत लेते हैं। और जीतने के बाद उनकी पुत्री वजीरा से शादी भी कर लेते हैं। इस तरह से पुनः उसे अजातशत्रु प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बज्जी गणराज, दूसरा जो इनका युद्ध होता है वो किनके साथ होता है? तो बज्जी गणराज के साथ होता है। देखिए अजातशत्रु थोड़ा गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे और जिसके कारण इनका जो जनता के प्रति जो था वो रवैया उतना अच्छा नहीं होता था। तो यहाँ पे राजा चेटक की पुत्री जो चेल्हना थी, इनके जो पुत्र हल और बेहल जो थे, ये अपने नाना के पास यानी बज्जी गणराज में जाके बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अजातशत्रु उनकी हत्या न कर दे, जिसके कारण ये अपने नाना के पास रहते थे। अब बज्जी जो गणराज था, इस क्षेत्र में क्या किया, अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वस्कार को भेजा और बज्जी के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि फूट डलवाया। और फूट डालने के बाद इन्होंने वस्कार की मदद से बज्जी क्षेत्र पर आक्रमण किया। यानी इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था वो बज्जी पर आक्रमण था। और बज्जी पर ये आक्रमण करने के बाद ये क्या करते हैं, बज्जी को कैप्चर कर लेते हैं। और कैप्चर करने के बाद जो हल और बेहल इनके जो मतलब सौतेले भाई होते हैं, यानी चेलना के जो पुत्र हल और बेहल होते हैं, ये बज्जी छोड़ के और जैन धर्म के अनुयायी बन के ये भटकते रहते हैं। तो ये इनका यहीं पे जो जानकारी है वो खत्म हो जाती है। इनके बारे में कुछ नहीं, हल और बेहल जो होते हैं वो बज्जी को छोड़ के जैन साधु बन के इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध भी इनके समकालीन थे। यानी गौतम बुद्ध किनके समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध बिंबिसार के भी समकालीन थे और अजातशत्रु के समकालीन थे। और इन्हीं के अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हो जाता है। और देखिए महापरिनिर्वाण प्राप्त इन्हें 483 ईस्वी पूर्व होता है। और अजातशत्रु इनके अवशेष यानी गौतम बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, राजगीर की पहाड़ियाँ पे जो बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम होता है उसे यह बनवाते हैं, यानी बौद्ध स्तूप बनवाते हैं। यानी गौतम बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उनके अवशेष से जो अजातशत्रु होते हैं वो राजगीर की पहाड़ियाँ पे क्या करते हैं, स्तूप बनवाते हैं। चलिए यहाँ तक आपने समझा अजातशत्रु के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं राजगीर की व्यवहार पहाड़ियों पर अजातशत्रु के द्वारा ही प्रथम बौद्ध संगीति होती है। देखिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कैसे हम बौद्ध संगीतियों को याद रखेंगे, किनके शासनकाल में हुआ, उस संगति के गुरु कौन थे, इसे याद करने का मैंने एक तरीका बताया था। वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए राजगीर की व्यवहार पहाड़ियों पर महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था। तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, जो इनका गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था।
तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में और शासक अजातशत्रु होते हैं 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ था। ठीक है, यहां से 3-4 क्वेश्चन को मैंने कंपाइल कर दिया है, आप यहां से सभी क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। उसके बाद जो अजातशत्रु का जो बर्ताव था, जिसके कारण इन्हें लगता था कि हमारा अवंती के क्षेत्र से जो रिलेशन है वो खराब हो गया है, तो इन्हें इस बात का भी डर था कि अवंती के जो राजा हैं वह राजगीर के क्षेत्र में हमला न कर दे। उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था कि राजगीर का क्षेत्र जो था उसमें इन्होंने किलाबंदी करवा दी थी। तो यहां से यह भी याद रखना है कि अवंती के युद्ध की संभावना के कारण राजगीर की किलाबंदी कर दी गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। तो अजातशत्रु से हमें किन किन बातों को याद रखना है? तो पहला कि अजातशत्रु को प्रतिहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का जो उपनाम यानी इनका बचपन का नाम कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने 2 प्रमुख युद्ध किए, तो कौन कौन किए? एक इन्होंने कौशल क्षेत्र से और दूसरा बज्जी गणराज से इन्होंने युद्ध किए। बज्जी गणराज में इन्होंने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर फूट डलवाकर बज्जी क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे मिला लिया, और जो इनके जो सौतेले भाई हल और बेहल थे वो जैन साधु बन के बज्जी क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने इन्हीं के समय में जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है 483 ईस्वी पूर्व, और इन्होंने उनके जो अवशेष होते हैं उससे इन्होंने क्या किया कि राजगीर की पहाड़ियाँ पे इन्होंने स्तूप बनवाया। साथ साथ इन्होंने व्यवहार पहाड़ियाँ पे क्या किया था? महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था, और अवंती के जो राजा थे उनसे युद्ध की संभावना को लेकर इन्होंने क्या किया था? तो राजगीर की किलेबंदी करवाई थी। इन्हें प्रतिहंता के नाम से भी जाना जाता है। ये अजातशत्रु का, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जब अजातशत्रु की मृत्यु होती है तब जो मगध के क्षेत्र, मगध का जो क्षेत्र, मगध के जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? तो उदयभद्र या उदयन, यानी उदयभद्र और उदयन उन्हीं का नाम है, दोनों सेम नाम है। अब ये 460 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठते हैं और 444 ईस्वी पूर्व तक ये मगध की गद्दी पे बने रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उदयन के जो कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ इनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो उदयन से रिलेटेड यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दूसरा, राजगीर से राजधानियाँ पाटलिपुत्र किसने लाया था मगध का। और जो उदयन थे ये क्या चाहते थे कि पाटलिपुत्र एक सेफ जगह था जो नदियों से घिरा था, और नदियों को पार करना किसी भी सेना के लिए आसान काम नहीं था। तो इन्होंने राजगीर की पहाड़ियाँ से इन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बसाई थी। तो ये याद रखना है, यानी उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से क्या किया था? पाटलिपुत्र लाया था। और हर्यक वंश धीरे धीरे उदयन के मृत्यु के बाद हर्यक वंश कमजोर होने लगता है, और इसके जो अंतिम शासक होते हैं वो कौन होते हैं? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक होते हैं, यानी हर्यक वंश यहाँ पे आके बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं कहाँ पे? अब हम चलते हैं शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। शिशुनाग भी एक अच्छे शासन मगध को आगे की ओर, यानी विस्तारवादी नीति में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये कहाँ थे? तो काशी प्रांतपाल थे, यानी ये अजातशत्रु के समय प्रांतपाल जो होता था ये अजातशत्रु के ही समय में शुरू किया गया था। तो जैसे अंग के क्षेत्र में भी इन्होंने जब अंग को मिलाया था, किसने? बिंबिसार ने मिलाया था। तो अजातशत्रु ने अंग के क्षेत्र में भी प्रांतपाल की स्थापना किया था, और उसी अनुसार काशी के प्रांतपाल थे शिशुनाग, और इन्होंने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की।
शिशुनाग वंश की स्थापना की और मगध की गद्दी पे शिशुनाग बैठ जाते हैं। देखिए शिशुनाग जो होते हैं वो 412 ईस्वी पूर्व से लेके 394 ईस्वी पूर्व तक मगध की गद्दी पे बने रहते हैं। इन्होंने क्या किया, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से इन्होंने वैशाली कर दिया था, ये याद रखना है। इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग ने क्या क्या किया था, तो शिशुनाग ने यानी पाटलिपुत्रा से जो राजधानी वैशाली किया गया था मगध की, वो शिशुनाग ने ही किया था। और इन्होंने क्या किया था, इनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान था मगध के विस्तारवाद नीति में। उस समय अवंती एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, वहाँ के जो शासक थे शक्तिशाली थे, लेकिन जो शिशुनाग ने क्या किया था कि अवंती के जो राजा प्रद्योत थे, प्रद्योत वंश यानी प्रद्योत वंश उनके जो संतान थे, उस वंश को इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया और अवंती के क्षेत्र को मगध में इन्होंने मिला लिया था। तो ये भी आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने मिलाया था। किस वंश ने, तो शिशुनाग वंश ने। और पूछेगा कि कौन राजा ने मिलाया था, तो शिशुनाग ने मिलाया था। उसके बाद शिशुनाग ने ही क्या किया था, वत्स और कौशल पर विजय पाकर मगध में मिला लिया और मगध को और शक्तिशाली करते हुए इसकी विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाते हुए शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है, शिशुनाग का अंत हो जाता है। उसके बाद शिशुनाग के जो पुत्र कालाशोक, यानी इन्हें काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है, तो कालाशोक शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पे बैठते हैं। या 394 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठते हैं और 366 ईस्वी पूर्व तक मगध के शासक बने रहते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कालाशोक ने क्या किया था, जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ था यानी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, तो ये कालाशोक के द्वारा ही किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी जो ये बौद्ध संगीति के जो पंडित थे वो सावाकामी थे। इनकी अध्यक्षता में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कालाशोक का जो प्रमुख काम था वो यही था कि द्वितीय बौद्ध संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया था और इनके जो अध्यक्ष थे वो सावाकामी थे। और कहाँ करवाया था, तो वैशाली में करवाया था। ठीक है, अब कब करवाया था, तो इसे याद रखना है। यहाँ पे क्या था 483, तो यहाँ पे 383 ईस्वी पूर्व, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, वैशाली में जब बौद्ध संगीति हो गई थी तो ये वैशाली से पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दिए थे। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की और पाटलिपुत्र पुनः राजधानी किसने लाया, तो कालाशोक लाया था। पुनः, न कि इसने स्थापना पाटलिपुत्र की थी। पुनः राजधानी जब शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी मगध की वैशाली कर दिए थे, उसके बाद उनके पुत्र कालाशोक ने वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र किया था मगध का। तो इनके दो प्रमुख योगदान थे। उसके बाद क्या होता है कि यह जो शिशुनाग वंश होता है कमजोर होने लगता है और नंद वंश का उदय होता है। अब देखिए नंद वंश जो है ये क्या करते हैं, इन्हीं के मंत्रालय में होते हैं और जो उनके शासक होते हैं कहा जाता है कि उन्हें चाकू घोंपकर मार देते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट कुछ ही बुक में मिलता है। चाकू घोंपकर मार के और उसके बाद नंद वंश की स्थापना मगध पे करते हैं। तो 344 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पे पुनः नंद वंश की स्थापना होती है और इसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था। देखिए महापद्म नंद एक बहुत योग्य और शक्तिशाली राजा था। इसे उग्रसेन के भी नाम से जाना जाता है और इसे
परशुराम का द्वितीय अवतार भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो उस समय असंभव लग रहा था। इन्होंने क्या किया था कि एकारट की उपाधि भी धारण की थी। इन्हें देखिए, आपसे पूछा जाए कि उग्रसेन के नाम से किसे जाना जाता है तो महापद्मनंद को। उसके बाद इन्हें परशुराम का द्वितीय रूप भी कहा जाता है। उसके बाद एकारट की उपाधि भी इन्होंने धारण की। और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान जो था विस्तारवादी नीति में, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मगध के कौन से राजा थे जो सबसे पहले कलिंग को जीता था। तो सबसे पहले यही व्यक्ति थे महापद्मनंद, जिन्होंने कलिंग के क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था, जिसे खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। खारवेल में जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे पता चलता है कि कलिंग के क्षेत्र में महापद्मनंद ने युद्ध करके उस क्षेत्र को जीता था। उसके बाद इन्होंने अपनी विस्तारवाद नीति के अनुसार इन्होंने दक्षिण के क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। यानी मगध को, जो कर्नाटक का उत्तरी भाग था, उस क्षेत्र तक मगध को इन्होंने फैलाया था। महापद्मनंद की मतलब जो शासक होते हैं, इनके बाद वो उतने शक्तिशाली शासक नहीं होते हैं। नंद वंश में जो सबसे अंतिम शासक कहे जाते हैं, जो धनानंद होते हैं, उनके बारे में पता चलता है कि वो एक अच्छे और योग्य शासक थे, लेकिन उनका भी जनता के प्रति अच्छा विचार नहीं था। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद के ही समकालीन सिकंदर जो थे, सिकंदर जिन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व को जीतने की योजना बनाई थी, भारत विजय अभियान के अंतर्गत आके उनकी जो विजय की रणनीति होती है वो समाप्त हो जाती है। वो ब्यास नदी को नहीं पार कर पाते, उनकी सेना ब्यास नदी पर ही रुक जाती है। तो जो सिकंदर महान थे वह धनानंद के ही समकालीन थे। तो धनानंद जो थे वो सिकंदर और सिकंदर धनानंद के समकालीन थे। देखिए, सिकंदर भारत अभियान में ब्यास नदी के तट को नहीं पार कर पाता है और उसकी सेना को यह भी पता होता है कि जो मगध का जो राजा धनानंद है उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है, जिसके कारण सिकंदर के जो सेना दल होते हैं वो ब्यास नदी को नहीं पार करते हैं और सिकंदर की मृत्यु होती है। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और उसी का जो राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो धनानंद से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन के आते हैं, इसे याद रखना है कि धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। उसके बाद सिकंदर धनानंद के शासन काल में ही भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन ब्यास नदी को नहीं पार कर सका और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है और उसके बाद जो मगध के क्षेत्र में एक अलग रूपरेखा, अलग दृश्य की पहचान मिलती है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने मगध के उत्कर्ष में 3 वंश के बारे में बताया, एक हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। इसके आगे का जो पार्ट है उसे मैं जल्द लेके आऊँगा, जिसमें आप जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन होते हैं उनका, उसके बाद मौर्योत्तर काल जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये था हमारा वीडियो। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।